Good morning, my dear friends. Today we are going to conclude the chapter Strike Against War, जो हम यूनिट नंबर 6 के गो थ्रू जा रहे थे उसमें ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस हमने पहले ही हेलन केलर के बारे में ले लिए थे। हेलन केलर किस टाइप की औरत है, किस टाइप की लेडी हैं, किस टाइप की उनकी शॉर्ट कमिंग्स थी अपनी लाइफ के अंदर। हेलन केलर के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें एटलीस्ट 2 या 3 मिनट्स का एक वीडियो डाला था, जिसके अंदर आपको एक परफेक्ट आइडिया आ गया होगा कि कैसे हेलन केलर हमारे लिए एक सोसाइटी के लिए मोटिवेशनल काम उन्होंने किया। हेलन केलर ने जो कार्नेगी हॉल है स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर में, रीड नंबर 1 जो हम कर रहे थे उसका जो पार्ट 2 है, उसमें जो स्पीच दी थी हेलन केलर ने कार्नेगी हॉल में न्यूयॉर्क सिटी में 1916 में जनवरी 5 में। तो वो जो स्टोरी है वो इस टाइप की स्टोरी है कि जिसके अंदर एक पूरा का पूरा एक इतिहास दर्ज है और बहुत लोगों को एक कहते हैं ना जगह देने वाली बात। हिटलर ने बहुत सारी स्पीचेस दी हैं, बहुत सारे राइटर्स ने स्पीचेस दी हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर्स ने बहुत सारे ऑस्कर स्पीचेस काफ़ी सारी अच्छी हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी टाइम पे ऐसे समय पे ऐसी स्पीचेस दी हैं जिसने हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर दिया या फिर खुलासा किया है उस समय का, जिस समय दुनिया क्या कर रही है और दुनिया उस समय क्या सोचती है, उस समय की परिस्थितियाँ मानवता के विपरीत थी और या मानव उस समय उठ खड़े होने की क्षमता रखता था या नहीं रखता था। ये सब बातें बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स, इन लोगों ने अपनी अपनी बातों में कहीं ना कहीं कहा है। तो हेलन केलर वही एक फ़ाइन एग्जाम्पल है उस चीज़ का। हेलन केलर हमको ये दिखाती है और बताती है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और किस प्रकार हम पिटी खाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो कि मूक बधिर हैं, जो जिनको प्रॉब्लम है, जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। तो उनको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लमेटिक इशू जो उनकी लाइफ के अंदर लाइफ टाइम लोग उनके ऊपर पिटी खाते हैं या फिर लोग सोचते हैं कि ये इनको बरगलाया गया है, ये मैनिपुलेट किया गया है, ये किसी और का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जैसा कि उनके ऊपर आरोप था। उनको ऐसा कई लोग बोलते थे कि आप ऐसे एजेंडा चला रहे हो, ऐसी सोच आप लेके बैठे हो कि जो कि आम जन धारणा से विपरीत है। आज की तारीख में हम देखेंगे तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनेट बहुत खुला हो गया। हम बहुत सारी चीज़ों के काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, फैक्ट चेक कर सकते हो कि वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम सही जानकारी ले सकते हैं कि वो जो सच्ची न्यूज़ है या झूठी न्यूज़ है। तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन अस। तो ये अब हमारी इंटेलिजेंस है कि हम उसे किस प्रकार से यूसेज में लेते हैं। अब बात आ रही है स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर की। इन्होंने जो बात कही उसका जो सेकेंड पेज है मैं वहाँ से शुरू करूँगा। देयर आर फोर्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अस। बहुत अच्छी बात कही है, इसे अंडरलाइन करना, पिक कर देता हूँ उसे थोड़ा सा, यू विल गेट द राइट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। देयर आर फोर्स मतलब दुश्मन, फ्रेंड का ऑपोजिट वर्ड है फोर्स, फ्रेंड एंड फोर्स। देयर आर फोर्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अस। छोटी सी लाइन है पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कह रही हैं कि सब जगह दुश्मन है, सभी जगहों पे दुश्मन है, हमारी साइड में भी हमारे दुश्मन होंगे ज़रूर। अभी आप देखेंगे भारत के अंदर भी भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं। अंदरूनी दुश्मनों से हम ज़्यादा परेशान है बाहरी दुश्मनों के मुकाबले। तो ऑल साइड्स ऑफ अस, हम सभी की साइड में, जिस भी साइड पे हमें तो उसी साइड के ऊपर हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस एंड आवर एनिमीज़ एक्सेप्ट द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। हमारे दुश्मनों के बीच में कुछ भी, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं आता है। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन, बस यही बीच में आता है। यानी कि अगर हम लड़ मरने पे उतर जाए तो हमारे बीच में सिर्फ समुद्र आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। कहीं पर भी किसी जगह कोई देश दूसरे पे हमला नहीं कर रहा है या उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है या फिर उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी एनमिटी नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है कि उनके बीच में कहीं बहुत जगह समुद्र बहुत सारा है, तो वो युद्ध नहीं कर पाते। बहुत दूर है तो चलो जाने दो, अगर आसपास में रहते तो गारंटी झगड़े करते। यानी कुल मिला के ये बात समझाने वाली बात है, मानव एक साथ इकट्ठा होकर नहीं रह पाता है। मानव इकट्ठा होकर झगड़ा करने पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपना युद्ध
जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जानी दुश्मन है, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, बर्लिन की वॉल थी वो तोड़ी गई। ये एक इंडिया पाकिस्तान, ये दुनिया के ऐसे जगह हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट इलाके, फ़िलिस्तीन आप देख लो, इसराइल, पैलेस्टीन और इसराइल, ये भी एक वर्ल्ड के ऐसे नमूने हैं जो हमको दिखाता है कि भैया लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम मानव कभी एक साथ रहने चाहता ही नहीं है, ये अपना अपना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देयर आर फोर्स ऑन ऑल साइड्स, on all sides of us. There is nothing between us and our enemies. सभी जगह दुश्मनी दुश्मन except the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. Look at what has happened to Belgium. अब वो बता रही हैं कि बेल्जियम के साथ क्या हुआ, वो थोड़ा देखना। कंसिडर द फेट ऑफ सर्बिया, सर्बिया के साथ क्या, जो रशिया के अंदर था वो बाद में अलग होके देखिए USSR में, जब छोटा था तब USSR था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, USSR, उसके टुकड़े हो गए और अभी खाली रशिया बचा है। तो टुकड़े में आप देखिए स्लोवाकिया चला गया, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, चेकोस्लोवाकिया था पहले, सर्बिया अलग हो गया, स्लोवेनिया अलग हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनके टुकड़े होते गए। तो बेल्जियम के साथ क्या हुआ वो आपको देखने लायक चीज़ है। फेट ऑफ सर्बिया, सर्बिया का क्या भविष्य है वो हम जानते हैं। विल यू मर्मर अबाउट लो वेज, हम सब देशों के बारे में बात करेंगे, पर क्या हम मर्मर करेंगे, खाली फुसफुसाहट भी करेंगे, छोटी बात भी करेंगे। विल यू मर्मर अबाउट लो वेजेस व्हेन योर कंट्री योर लिबर्टीज़ आर इन डेंजर, आप कभी इस बारे में बात करते हैं कि कितना कम मिलता है गरीब मजदूर को, किसान को कितने कम वेजेस मिलते हैं, कितना कम पैसा दिया जाता है उन्हें। व्हेन योर कंट्री, जब आपका देश, आपकी लिबर्टी, आपकी खुद की जो लिबर्टी मतलब ओपननेस, आपकी आज़ादी, आर इन डेंजर, जब आपकी आज़ादी जो डेंजर में होती है तब आपको क्या दिया जाता है वो सोचो उस बारे में। व्हाट आर द मिजरीज यू अंडर, तब सबसे गरीब आदमी ही भुगतता है, सबसे गरीब आदमी को ही खाने को अन्न नहीं मिलेगा। अगर इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी के दौरान जो जिन्होंने देखी है इमरजेंसी, आई वॉज वेरी यंग, उससे पहले की बात है, तो इमरजेंसी जब लगी थी, इंडिया के अंदर भी इमरजेंसी लगी है, तब वॉर हुए थे 65 का 71 का, जो राजस्थान बॉर्डर पे लगता है इसलिए वहाँ पे इमरजेंसी लगी थी। तो लोगों को खाने को रोटी नहीं थी, दूध नहीं था, ब्रेड की तो बात तो बहुत भूल जाओ। तो दूध भी अगर आप उबालते थे तो दूध को भी ढक के उबालते थे, 4 लोग उसके ऊपर एक वो कपड़ा लेके खड़े होते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है एयर स्ट्राइक हो जाएगी, अगर उनको पता चलेगा तो एयर स्ट्राइक होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा समय था इमरजेंसी के अंदर, लोगों ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से बिताई है, कई लोग अपना घर बार छोड़ के निकले। वेजेस की तो बात भूल ही जाओ कि वेजेस मिलते थे, कौन वेज देगा, किसी के पास पैसे हैं, लोग एक गठरी लेके अपने जीवन बिताने निकल पड़े। हम जब हमारी कंट्री, हमारी लिबर्टी, हमारी आज़ादी डेंजर में होती है तब लोगों को क्या खाने को भी मिलता है। व्हाट आर द मिजरीज यू एंड्योर कंपेयर टू द ह्यूमिलेशन ऑफ हैविंग अ विक्टोरियस जर्मन आर्मी सेल अप ऑन द ईस्ट रिवर, आपकी मिजरीज कितनी ज़्यादा है, कितने बड़े कष्ट है हमारे से, मिजरी मतलब कष्ट है, एंड्योर झेलना, कितने कष्ट आप अपने ज़िंदगी में ऐसे क्या कष्ट झेल दिए। कंपैरिजन करो ह्यूमिलिएशन का, अपमान का, जब जीती हुई जो जर्मन फौज है वो ईस्ट रिवर के में से निकली थी, और वो जीत के जब वो निकले राइन के इलाकों में से, तो लोगों को उनको देखकर घबरा गया। मतलब आप ये सोचो, आप भावनगर में हो और आपका दुश्मन राष्ट्र है, उसकी फ़ौज आपकी गली में से निकल रही है और आपको देखते हुए जा रही है, वो अपना झंडा लहराते हुए जा रहे हैं, तो हमारा एक कहते हैं नेशनल ह्यूमिलिएशन होगा, हमारा पूरा का पूरा अपमान हो जाता है। पर ये भी तो सोचो, अपमान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, तो हम अपमान सम्मान के बारे में सोचेंगे। तो विक्टोरियस जो जीते हैं, जर्मन जीते थे, आर्मी सेल अप द ईस्ट रिवर, क्विट योर ग्रम्बलिंग, तब छोड़ देना ग्रम्बलिंग को। ग्रम्बलिंग मतलब हम जो एक दूसरे के प्रति जो ग्रम्बलिंग रखते हैं, मन के अंदर ऐसे ही क्षोभ रखते हैं। गेट बिजी एंड प्रिपेयर टू डिफेंड योर फायर साइड्स एंड योर फ्लैग, तब हम क्या करते हैं, ये सब छोड़ के अपना खुद का प्रिपेयर हो जाते हैं, अपनी फायर साइड्स, हमारी साइड है जिसमें हमारी आस्था है और हमारा झंडा है, उसे हम लेके गेट एन आर्मी, और एक आर्मी ले लेते हैं, गेट द नेवी को ले लेते हैं, बी रेडी टू मीट द इन्वेडर्स, और जो आके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उनसे हम इन्वेडर्स को इन्वेडर यानी कि जो हमारे ऊपर आक्रांता है, जो विदेशी आक्रांता है, उनको हम लॉयल हार्टेड फ्री मैन की तरह हम सामने से लड़ते हैं। हम खाना पीना सब कुछ छोड़ के, चलो वो रोटी नहीं मिल रही चलेगा, ये सब कुछ भी चलेगा, पर आपने देखा होगा ऐसी आर्मीज़ लड़ी हैं अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि वो बोला देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे। पर वेजेस वगैरह खाने की बात भी वो साथ में इसलिए कर रही है कि वो आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि भोजन के बिना तो जीवन युद्ध नहीं जीते जाते। पर यहाँ पे जब अपने ऊपर आ जाती है, अपनी इज्जत के ऊपर आ जाती है, तो लोग भी लड़े हैं, अपने इन्वेडर्स को उन्होंने सबक सिखाया है, सही समय पे उनको पहुँचाया है। ठीक है, तो वाइल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप, और इस ट्रैप के विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप। अब ये जो वर्कर्स होते हैं, जो कामगार मजदूर हैं, वो इस ट्रैप के अंदर आते हैं। ट्रैप मतलब ये जो झांसा है, ये जो जाल है, उसके अंदर आप आते हैं।
विल दे बी फूल्ड अगेन? क्या उनको बार बार धोखा दिया जा सकता है? आई एम अफ्रेड सो। मुझे नहीं लगता उनको बार बार धोखा दिया जा सकता है कि देश के लिए तुम्हें लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, क्योंकि एक बार उसने लड़ लिया, 2 बार लड़ लिया, उसके बाद वो एक लेवल पे आके उनका मेंटल स्ट्रेचर चला जाता है वो, क्योंकि उनको अपने बच्चों के लिए रोटी जुटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खुद के लिए भी, खुद भी ना खाए पर बच्चों को तो करना पड़ेगा। तो अब ये बोल रहे आई एम अफ्रेड सो, मुझे डर लगता है कि ऐसा वो वापस फिर से वो युद्ध की विभीषिका में नहीं जाए। एक बार युद्ध आप अपनी देश जान बचाने के लिए जा चुके हो, पर फिर देश की इज्जत बचाने के लिए जा चुके हो, फिर आप, मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। द पीपल हैव ऑलवेज बीन सस्केप्टिबल फॉर ऑरेटरी ऑफ दिस सॉर्ट। अब जो लोग हैं वो इस बारे में सस्केप्टिबल है। सस्केप्टिबल का मतलब यहाँ पर है कि वो संदेहास्पद, संदेह करते हैं टू ऑरेटरी ऑफ दिस, इस टाइप की ऑरेटरी। ऑरेटरी में तो इस प्रकार की भाषणबाजी से थोड़ा लोग संदेह करते हैं। द वर्कर्स नो दे हैव नो एनिमीज एक्सेप्ट देयर मास्टर्स। अब सबसे बड़ी बात है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उनका कोई एनिमी नहीं होता। वर्कर्स को आप क्या भड़का दोगे, कितना भड़का दोगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और वर्कर्स के कोई मास्टर्स के अलावा कोई भी एनिमी नहीं। उनका दुश्मन कौन है? उनके जो मास्टर है, जो इमीडिएट मास्टर है, वो ही उनके दुश्मन है और कोई मास्टर। दे नो दैट देयर सिटीजनशिप पेपर्स आर नो वारंट फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। उनको पता है कि उनका जो पासपोर्ट है या उनका जो सिटीजनशिप है, कि उनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है कि ये मैं इस देश का रहने वाला हूँ, तो उससे उनके बीवी और बच्चों, उनको कोई रोटी और दाल खाने की कोई अनुमति नहीं मिल जाएगी। वो उसके उस पेपर के दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन तो उनके मास्टर ही है। तो उनके कोई वारंट नहीं है उनकी सेफ्टी, उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ जिंदा रहेंगी। दे नो दैट ऑनेस्ट स्वेट, परसिस्टेंट टॉयल एंड ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ब्रिंग देम नथिंग ऑन टू वर्थ फाइटिंग फॉर। अब वो बोल रहे हैं उनको ये बात पता है कि ऑनेस्ट स्वेट का मतलब क्या है कि ईमानदारी से बहाया गया पसीना, स्वेट मतलब पसीना, परसिस्टेंट टॉयल, लगातार किया गया काम, वर्षों वर्षों तक, एंड ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत ईयर्स तक, कई वर्षों तक उन्होंने स्ट्रगल किया है। ब्रिंग देम नथिंग ऑन टू, पर एंड में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जो डेली वेजेस करते हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं, उन्होंने क्या कमाया, क्या सेविंग्स होती है उनकी। आज कहते हैं ना, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो, रोज़ उगाओ रोज़ खाओ। 300 रुपये की दाढ़ी मिलती है, दाढ़ी मिलने के बाद वो घर जाते हैं। तो आपने देखा होगा शाम के समय मजदूर कुछ थोड़ा तेल लेते हैं 20 रुपये का, थोड़ा सब्ज़ी ले ली, थोड़ा प्याज लिया, 1 पाव 2 टमाटर ले लिए, 5 रुपये की मिर्ची ले ली, वो सब बेचारा ले गए रात को ही खा के। अगर वो नहीं टॉयल कर पाया, एक दिन उसने काम नहीं किया, तो ये गारंटी बात है कि वो रात का खाना नहीं खाएगा, भूखा मरेगा। तो उनको पता है कि वो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है, उनका मकान भी कभी बनने नहीं वाला। तो ये क्या, किसके लिए लड़ रहे हैं, युद्ध काय के लिए हो रहा है? येट डीप डाउन इन देयर फूलिश हार्ट्स दे बिलीव दे ए कंट्री, पर वो अपने दिलों में ये बात, दिल के अंदर फूलिश हार्ट्स मतलब मूर्ख दिलों में ये सोचते हैं कि ये हमारी कंट्री, हमारा देश है, उसमें गर्व महसूस करते हैं, गर्वीले होते हैं और अपने देश का सम्मान करते हैं, देश का झंडा लेके चलते हैं। कहते हैं ना, टू वेयर द हार्ट ऑन माई स्लीव, मेरे दिल को मैं अपने दिल पे हाथ पे लेके चलता हूँ। तो फूलिश हार्ट्स दे बिलीव देयर कंट्री, ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लेव्स। अरे मूर्खता, तुम लोगों की मूर्खता, मतलब मूर्खों का, स्लेव्स का प्राउड देखो, वैनिटी देखो, इनका गर्व, झूठा गर्व देखो, हठीला गर्व देखो इन स्लेव्स का। ये एक्चुअल में स्लेव्स ही हैं, जो युद्ध करने जाते हैं वो स्लेव्स हैं। ये बोल रहे हैं, ये युद्ध की विभीषिका ऐसी ही है जिसमें इंसान स्लेव ही बन जाता है। और भले आप कुछ भी करो, ये भले जीते हैं हारे हैं कुछ भी करें, पर एट द एंड ऑफ द डे इनके साथ क्या होने वाला है, ये लोग एंड में तो वापस वही मशीनी काम करने वाले। भाई ये जीते हैं या हारे, जीतेगा कौन, इनका मालिक जीतेगा। द क्लेवर वंस अप इन द हाई प्लेसेस, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, जो समझदार लोग हैं, क्लेवर वंस है, अप इन द हाई प्लेसेस, जो ऊंची जगहों पे, ऊंची मतलब ऊंची पोस्ट पे रहने वाले जो लोग हैं, नो हाउ चाइल्डिश एंड सिली द वर्कर्स आर, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कितने बचकाने और कितने सिली, मूर्ख ये वर्कर्स होते हैं। इनको कितने अच्छे तरीके से पटाया जा सकता है। थोड़ा सा वेजेस आप पहले कम वेज दो, फिर थोड़ा वेज, हल्का सा वेज बढ़ा दो, या फिर कुछ ऐसी सुविधा दे दो, 2 दिन की छुट्टी दो, ये करो, तो ये मान जाते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। दे नो दैट इफ द गवर्नमेंट ड्रेसेस देम अप इन खाकी एंड गिव्स देम राइफल एंड स्टार्ट्स देम ऑफ अ बैंड एंड वेविंग बैनर्स, दे विल गो फोर्थ टू फाइट वैलेंटली फॉर देयर ओन एनिमीज। अब ये, इनको ये पता है, गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर आप एक काम करेंगे, हम इनको अगर जो दे नो, उनको भी पता है, इफ़ द गवर्नमेंट ड्रेसेस देम अप इन खाकी, गवर्नमेंट उनको खाकी ड्रेस पहना दे, एक जो जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सैनिक की, एंड गिव्स देम अ राइफल, और एक राइफल पकड़ा दे कि भाई तुम जाओ राइफल लेके जाओ, एंड स्टार्ट्स देम ऑफ विद अ बैंड, एक बैंड आगे ढोल बजाने वाला, बैंड बजाने वाला, और ये यूनिट बना दो 30 जनों की जो एक साथ मार्चिंग कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करवा दो, एंड वेविंग बैनर्स, हाथ में झंडे दे दो,
अपने देश के, दे विल गो फोर्थ टू फाइट। तो वो खुशी खुशी लड़ने चले जाएंगे, फोर्थ टू फाइट वैलियंटली। वैलियंटली का मतलब क्या है? बहुत ही गर्व के साथ, वैलियंट हो गए, गर्वीले हो गए, हटीले हो गए, हाँ मैं अपने देश के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ। मतलब अब मैं बता दूंगा, फॉर देयर ओन एनिमी। जो खुद के एनिमीज़ हैं वो उनको, उनसे लड़ने के लिए अपने ही आदमी को, इनको जो मजदूर हैं इनको तैयार करके भेज दो तो ये चले जाएंगे। इतने मूर्ख हैं, इनको पता भी नहीं चलता। दे आर टॉट दैट ब्रेव मैन डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर। उनको ये बार बार सिखाया जाता है कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, जो ऑनर वाले होते हैं, सम्मान वाले व्यक्ति, जो अपने देश के सम्मान के लिए जो अपनी जान देता है, देश के सम्मान के लिए अपनी जान देना बहुत बड़ी बात है। तो ये उनको सिखाया जाता है, भरा जाता है। तो वो जो मूर्ख आदमी है वो चला जाता है। व्हाट अ प्राइस टू पे फॉर वेग आइडिया। क्या कीमत है ये, अपना जीवन दे देना एक वेग आइडिया के लिए। वेग मतलब अनक्लियर आइडिया, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आप मर भी गए तो क्या हो जाएगा? आपका देश जीत भी गया तो आपको एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा। उस ज़मीन के टुकड़े से आपके परिवार को आपको क्या मिलने वाला है? और मिल भी जाता है उसमें से कुछ हिस्सा आपको, तो आप भी कोई ज़मीन का टुकड़ा बांध के छाती पे तो लेके जाने नहीं वाले हो। तो ये लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग मैन, ये बहुत सारे यंग मैन जो जोशीले आपके जैसे नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वही तो युद्ध लड़ने जाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है किसी और की विम को लेके। विम मतलब WHIM का मतलब किसी और की सनक को लेके। किसी ने बोला युद्ध करना है तो करते हैं। तो ये हज़ारों मिलियन लोग अपनी ज़िंदगी के में बेजार हो जाते हैं। अदर्स मिलियन क्रिपल्ड। और कई लोग तो जान से जाते हैं और कई लोग क्रिपल्ड हो जाते हैं। क्रिपल्ड मतलब क्या? हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं। लैंड माइन के ऊपर पैर रखता है, पैर चला गया, हाथ चला गया, तो जीवन भर वो लूले लंगड़े होकर अपना जीवन जीते हैं। ब्लाइंडेड फॉर लाइफ। कई तो ऐसे हैं जो अंधे हो जाते हैं पूरे जीवन के लिए। एग्जिस्टेंस मेड हॉरिबल। अगर वो मर जाते तो ये अच्छा था, उनको ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस मेड हॉरिबल फॉर स्टिल मोर मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग। और उनके लिए जीवन जीने का जो अस्तित्व है वही खतरे में आ जाता है। और इतना बुरा लगता है कि भाई ये जहर खा के मर जाऊँ, कुछ है ही नहीं, किसी और के ऊपर रहने का क्या मतलब रह गया। और युद्ध भी जीते, सब कुछ जीता, पर मिला क्या? कुछ नहीं। और स्टिल द मोर मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, the achievement and legacy of generations swept away in a moment and nobody better off for all the misery। और जो अचीवमेंट, जो हमने अचीवमेंट्स ली होती है दुनिया भर की, कि भाई तुमको ये सम्मान मिला, ये पदक मिला, ये परमवीर चक्र मिला, और लेगेसी ऑफ जनरेशन, हमारी जो जनरेशन की जनरेशन, जो हमारी जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो लेगेसी, उनकी जो लेगेसी चली आ रही थी, उन्होंने जो हमको ज्ञान, नॉलेज, संस्कार दिए थे, वो 1 मिनट के अंदर बह जाते हैं। पूरा का पूरा जनरेशन खत्म हो जाती है। अब उसको बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। क्या पता, मान लो कोई बड़ा ही हो, कोई लकड़ी का काम करता है और उसको कोई वो युद्ध में जाता है और आने वाली जनरेशन को सिखा नहीं पाता है, तो एक पूरी कला ही नष्ट हो जाती है। जैसे आप देखेंगे सोलंकी राजा द वन, जिन्होंने थे पाटन के अंदर 500 परिवारों को बसाया था, आपने सोशल में पढ़ा होगा। तो जब उन पाटन के अंदर उन्होंने 800 साल पहले जब बसाया उन 500 परिवारों को, तो उनको ये पता था कि ये ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको आश्रय दिया। और आज की तारीख के अंदर पाटन का पटोला वर्ल्ड में फेमस है। तो वो लेगेसी जिंदा रही। उनको भी अगर आप युद्ध पर लगा देते, किसी और काम पर लगा देते, तो पाटन का पटोला होता ही नहीं, हमको देखने को भी नहीं मिलता। तो ये एक लेगेसी है जो ख़त्म हो जाएगी। अवे इन मोमेंट एंड नोबडी बेटर ऑफ फॉर ऑल द मिजरी। और फिर ये जो मिजरी, बस ये जो दया है वो हमारे पास रह जाएगी। दिस टेरिबल सेक्रीफाइस वुड बी कॉम्प्रीहेंसिबल इफ द थिंग यू डाई फॉर द कॉल कंट्री फेड क्लोथ हाउस एंड बॉम्ब यू। सबसे बड़ी बात है, ये टेरिबल सेक्रीफाइस जब हम करेंगे, ये इतना बड़ा जब हम त्याग करेंगे, वुड बी कॉम्प्रीहेंसिबल। ये कॉम्प्रीहेंसिबल है, समझने लायक होगा। अगर आप युद्ध लड़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं युद्ध लड़ने में, पर युद्ध जब लड़ो, पर वो कॉम्प्रीहेंसिबल कब होगा? जब हमारे बुद्धि में कब आएगा, मेरी बुद्धि में कब आएगा और मुझे समझने लायक और अच्छा कब लगेगा? जब इफ़ द थिंग यू डाई, जिस चीज़ के लिए आप मर रहे हो, यू डाई फॉर, जिसको आप कंट्री कहते हो, अनकॉल कंट्री, जिसे तुम देश कहते हो, अपना जो भी कंट्री कहते हो, जो अपना देश भारत माता है, जो भी कहते हो, वो आपको फेड करती है। फेड मतलब आपके बीवी बच्चों को खाना खिलाती है, क्लोथ कपड़े पहनाती है, हाउस घर देती है, एंड वार्म्ड यू, उन्होंने सर्दियों के अंदर, कठिन सर्दियों के अंदर आपका ख्याल रखा है, लकड़ी दी आपको, एजुकेट किया है, उन्हें चेरिश योर चिल्ड्रन, और आपके बच्चों का ख्याल रखा। अगर ये सब करती है तो वो आपका देश है, वरना वो आपका देश नहीं है। अदरवाइज़ आप क्या फुट सोल्जर हो और कीड़े मकोड़े हो, उनको आपको एज एन एक्सपेरिमेंट, लैब रैट की तरह यूज़ किया जा रहा है, और आप जाके युद्ध लड़ोगे उनके नैतिक फ़ायदे के लिए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस बात को सोचना पड़ेगा, इसको अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा कि अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं तो उसकी युद्ध की विभीषिका क्यों होनी चाहिए? अगर देश हमारा है तो देश भी हमारे लिए कुछ करे, खाली हम ही देश के लिए कुछ ना करते रहें। ऐसा करने में हमारी जान ना चली जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जान चली जाए देश के लिए तो इससे बड़ा कोई गर्व की बात नहीं है, पर देश क्या हमारे लिए कर रहा है वो भी ये क्वेश्चन पूछ रही है कि वो सरकारें क्या कर रही है उन लोगों के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है हेलेन केलर ने।
आई थिंक द वर्कर्स आर द मोस्ट अनसेल्फिश ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैन। मुझे लगता है कि वर्कर्स जो हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, वही सबसे ज़्यादा अनसेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। चिल्ड्रन ऑफ मैन में जो सबसे ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वर्कर्स काम भी क्यों करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं। छोटे छोटे आप देखेंगे छोटे छोटे काम जो भी मजदूर वगैरह करते हैं, मजदूर वर्ग का काम यही है। छोटा छोटा कैनाल, गड्ढा खोदा, थोड़ा वो एक एक तगारा उठा के मिट्टी का लेके जाते हैं। तो उस प्रकार से थोड़ा 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 करके आप देखेंगे तो कुछ सालों में, 2-3 सालों के अंदर वो पूरा एक ब्रिज बन जाता है और आप अपनी लाखों की गाड़ियाँ लेके वहाँ से निकलते हैं और बहुत खुश होते हैं कि एक बहुत लंबा 17 किलोमीटर का जो चक्कर था वो बच गया। टू थैंक्स टू दीज पीपल। ये लोग हमारे लिए करते हैं, अनसेल्फिश लोग हैं। वो अपने बस 2 जून की रोटी के लिए ये काम करते हैं। चिल्ड्रन, दे टॉयल टू लिव एंड डाई। वो मेहनत करते हैं जीने के लिए और मरते हैं टू डाई फॉर अदर पीपल्स कंट्री। और दूसरे लोगों की देशों के लिए वो लोग अपनी जानें देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करूँगा मैं, इससे आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि ये चैप्टर फिर से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। रीड 2 आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर। सिर्फ मैं एक एक पैराग्राफ ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसके अंदर समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो इसमें थोड़ा आप हेलन केलर को भी समझें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये लिबर्टीज़, ये एक प्रकार का प्रॉब्लम क्या रहता है इस टाइप के चैप्टर्स के अंदर, जब कोई ओरेशन होता है, जब ओरेटर कोई अपनी बात कहता है, कोई भाषण होता है, भाषण के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं जो कि हमारा उससे सरोकार नहीं होता, हमको उसको समझना बहुत गौर से पड़ता है। और ये स्टोरी नहीं है ना, तो याद भी नहीं रहता है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे टफेस्ट चैप्टर्स मैं काउंट करता हूँ। इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे चबा के पचा के हमको ये पूरा खाना पड़ेगा। तो हमारे को ये जब पचेगा तो हमारे खून के अंदर ये आ जाएगा और हमारे नॉलेज के अंदर वृद्धि करेगा। जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर है, ये हमारा जो आज का सेकेंड सेशन है, पार्ट 2, वो मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। फिर मैं इसका तीसरा पार्ट फिर लेके आऊँगा एज सुन एज पॉसिबल वेंसडे को, और उसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा रिवीजन वर्क पे भी जाना चाहूँगा ताकि आपके 12th स्टैंडर्ड में आगे अपन दौड़ते ना जाएं और हम रिवीजन वर्क पे भी काम करते रहें। और ग्रामर के भी थोड़े जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको ऐड करता जाऊँगा ताकि ग्रामर भी आपकी रिवाइज होती जाए। भूलते मत जाना, लेक्चर आए तो ऐसा नहीं कि भाई हम भूल जाओ, ये सब ये मत करना, क्योंकि अभी इन द पेंडेमिक टाइम राइट दिस मोमेंट बहुत तकलीफ़ें हैं और सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना माइंडसेट सेट रखो, पढ़ाई करनी है और जल्दी ही स्कूल खुलेंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा आगे जाके हेल्प आउट, जो भी पुराने लेक्चर्स जो निपट चुके हैं उसको बहुत ही कम समय मिलेगा रिवाइव करने का। इसलिए अभी आप घर पे हैं तो सभी सब्जेक्ट का रिविज़न टाइम पे करते रहिए। ओके, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। In this room sits a remarkable woman. She's Miss Helen Keller. She felt the vibration of the spoken word. She feels the G, the hard G. The. On the lips, she feels the B. I am not dumb now. No. W-A-T-E-R, water. It has a name.